बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं हम, वो बहुत ही एक दिलखराश वाक़या हुआ है, अलमिया हुआ है, सानिया हुआ है, हादसा हुआ है और उसने हमारे मुआशरे के तारों पोर बखेर कर रख दिए हैं और एक वो एक्सपोज़ कर दिया है हमारी तनज़ली को, पस्ती को, जो हमारे रवैयों में और जो हमारे वहशत और बर्बरियत जो हमारी ओवरऑल एक पहचान बनती जा रही है। अगरचे ये वाक़यात तादाद में इतने ज़्यादा नहीं हैं कि इनकी बुनियाद पे किसी कौम के बारे में कोई गुमान या उसका कोई इमेज बिल्ड किया जाए, लेकिन जिस तसलसल और तवातर से ये वाक़यात हो रहे हैं और जितनी शिद्दत के साथ ये वाक़यात आप पेश आ रहे हैं, उसने मुआशरे की बुनियादों को हिला के रख दिया है। अब ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती वाला सिलसिला है, आप समझते हैं कि इसमें तारीख़ का कोई भी ऐसा फ़ेज़ नहीं जिसमें ये वाक़यात ना हुए हों, लेकिन ओवरऑल जो मुआशरती एक वज़ादारी थी, एक हया, शर्म और जो हमारी सोशल वैल्यूज़ थी, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ थी, हमारा एक मुआशरती सेटअप था, उसमें ये वाक़यात होते ही बहुत शाज़ो नादर थे। और दूसरा ये कि उसको फिर इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर था कि उस बंदे को सोशल बायकॉट ना सिर्फ बल्कि हर तरफ से और कानून में भी इतनी ज़्यादा कह लें कि सूरत के साथ उस पर अमल दरामद होता था और वो बंदा अपने अंजाम को पहुंच जाता था और एक मिसाल बन जाता था दोबारा। बल्कि वो फैमिलीज़ और वो सारा उनका सर्वाइव करना और दोबारा लोगों में रहना एक अछूत बन जाते थे। उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करता था, उनके साथ कोई इस्लाम लेना, वो एक पहचान उनकी नेगेटिवली बन जाती थी। अब हुआ ये कि ये वाक़या जो मोटरवे पे हुआ है एक ख़ातून के साथ, कि उसके बच्चों के सामने एक वहशत व बर्बरियत का खेल खेला गया और ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है, तसव्वुर नहीं इजाज़त देता इस चीज़ को सपोज़ करने की कि कोई इंसान दरिंदगी की इस इंतहा पे भी पहुंच सकता है और इंसानियत अपने तकरीम और अपनी अशरफुल मखलूक होने की सतह से गिर के असफलुस सालिफीन वाली दर्जा जो है उस पर इतनी कार मुज़ल्लत की पस्तियों और गहराइयों में भी गिर सकती है। ये तो एक इसके अलमिये का नुआ है जो हम पढ़ रहे हैं या मैंने आपके सामने बयान किया। लेकिन अब ये है कि ये वाक़या हुआ है तो ये एक एक्सीडेंट कह लें, ये एक हादसा कह लें, ये वाक़या कह लें, लेकिन मैं इसको एक हादसा नहीं कहता, मैं इसको एक मुआशरती अलमिया कहता हूँ। और ये जैसे वो किसी शायर ने कहा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो आप इसको कह सकते हैं कि सानिया एकदम नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे अवामल होते हैं। तो वो अवामल कौन कौन से हो सकते हैं? वो अवामल नाइंसाफ़ी हो सकती है, इनजस्टिस, उसमें एक जो फैक्टर है वो हो सकता है हफ्से ज़र, और जो हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है कि दौलत को एक मेयार बना लिया गया, बरतरी का, फजीलत का, वो हमारे इदारों की यूँ समझ लें कि इदारों का इन्हतात और ज़वाल है। मुआशरती जो हमारी इक़दार थी उनकी तनज़ली है और मज़हब को हमने सेलिब्रेशंस की हद तक और मसाजिद और वो मजहबी मकामात
की हद तक तो उसमें हमने खातिरखा इजाफ़ा किया, लेकिन मामलात में उसको उस हद तक असर नफूज़ नहीं कर सके जो कि इनका असल मकसद और रूह थी। तो ये सारे अवामल मिल के जो है ये जन्म देते हैं किसी भी अलमिये को। और अब ये अलमिया हमारे यहाँ पै दर पे, वो ज़ैनब केस हो, वो ख़वातीन की इवन लाशों की बेहुरमती तक, इवन ये कि बच्चे जो हैं वो नहीं महफूज, मेल जो हैं वो नहीं महफूज। और वो जो पेशावर में वाक़या हुआ इसी दौरान गुलपान से, वो ख्वाजा सरा, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो जानवर तक नहीं महफूज। यानी यूँ समझ लें कि इस वक्त मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि जो हमारा तालब इल्मी का दौर था उसको अगर देखा जाए 90 तक, तो मुआशरा हमारा काफ़ी सही समत में जा रहा था और हमारा सफ़र सही समत में जारी था। काफ़ी ज़्यादा वज़ादारी थी, काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। बल्कि जिस गांव की कोई खातून जो है किसी दूसरे गांव या सिटी में उसकी शादी हो जाती थी, तो वो जो दामाद होता था वो पूरे गांव का दामाद समझा जाता था और उसको वो प्रोटोकॉल मिलता था। इवन हमारे एक ऑफिसर थे, वो एक मिसाल दे रहे थे अपनी प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ में से कि हमारे गांव में वो चोर आ गए चोरी करने। तो वहाँ पे उनका जो साथी था, हेल्पर था वो चोर, उसने बताया कि यार वो घर जो है ना जिसमें आप चोरी करने जा रहे हो, ये लड़की वो फलां जगह से आई है, इसकी शादी हुई है। तो उन्होंने कहा वो तो यार हमारा गांव है। तो उन्होंने वो छोड़ दिया, पूरे गांव को ही वहाँ पे सोचा नहीं कि यहाँ पे कोई वारदात की जाए या चोरी की जाए, सिर्फ उस लड़की की वजह से कि ये हमारे गांव की लड़की है यहाँ पे। तो ये एक ख़वातीन का एहतराम था और इसमें कोई तफरीक नहीं थी। एक बेटी जो है वो पूरे गांव की और पूरी कम्युनिटी की बेटी होती थी और वो औरत जो है, वो खातून जो है वो सभी के लिए वैसी मोहतरम होती थी। अपनी जो ज़ाती लड़ाइयाँ या ग्रज होती थी उनमें उनको नहीं लाया जाता था दरमियान में। और ये भी हमारे यहाँ कल्चर की एक खूबसूरती थी कि जी ख़वातीन अगर आ जाएं किसी के पास चल के तो वो कत्ल तक बख्शवा लेती थी। ये उनकी इज़्ज़त थी। तो कैसे अब वो मुआशरा हमारा चलते चलते यहाँ पे, अब इस पे फिर एक और हमारा अलमिया ये है कि हमारे जितने भी साहिबुर राय लोग हैं वो इस पे डिवाइडेड हो जाते हैं बड़ी बुरी तरह। और दूसरी जो इख्तलाफ राय जो है वो चूँकि तामीरी हो तो उसमें कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप होता है और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की राय जो है वो मिल के कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बजाय हम ये कि उन किसी भी तबके की तरफ से जो पॉइंट उठाया जाता है उसको इंडिपेंडेंट रिसर्च की जाए, ये किसी एक तबके का या किसी एक फ़र्द का काम नहीं है। हम इसको छोड़ दें सोशियोलॉजिस्ट जो है उनके ऊपर, साइकोलॉजिस्ट हैं उनके ऊपर छोड़ दें, इनको हम रिलीजियस लीडर्स पे छोड़ दें, इनको हम किसी भी मुआशरे के एक तबके पे। तो ये चूँकि इसकी यूँ समझ लें कि बुनत जो है या वो जो इसकी वाक़े का ज़हूर जो है उसके पीछे जितने अवामल और जितनी वो कॉम्प्लिकेशंस और जितनी वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उनमें हर तबका फ़िक्र जो है उसकी बात को देखा जाए और उसको ओपन इन्विटेशन दी जाए कि चलें जी आप इसका कोई हल निकालें। मसलन एक साहब ने कह दिया जी कि ये चूँकि शरीयत के ख़िलाफ़ है बात, औरत को अकेला नहीं जाना चाहिए था, तो बजाय इसके कि इसको भी सेटल किया जाता और इस पे वाकई कुछ गौर किया जाता कि ये भी एक फ़ैक्टर हो सकता है, इसको मलूज़े ख़ातिर किस हद तक इस जदीद दौर में रखा जा सकता है और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और दूसरा तबका जो मतलब कि लिबरल कह लें आप उसे या जो भी, तो वो अपनी जगह पे एक्सट्रीमिज़म पे चले जाते हैं। वो कहते हैं जी ऐसा तो कोई इसका तो मसला ही नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर वो कहते हैं कि ये वाक़यात तो बच्चों के साथ होते हैं, इवन हालांकि बच्चे तो महरम की ज़रूरत नहीं होती, इवन मुर्दे जो हैं उनके साथ, जानवरों के साथ, तो वहाँ पे तो महरम वाला मसला नहीं है शरीयत वाला। तो यानी हम मुआशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं कि हमें ये एक पहलू है सिर्फ़ इससे डेविएशन जो है
कि बग़ैर महरम के निकलना, ये सिर्फ़ एक वो डेविएशन नहीं जिसकी वजह से ये वाक़यात जन्म ले रहे हैं। तो उनको भी मौका दिया जाए कि वो इस पे डेवलप करें अपनी कोई स्ट्रेटजी और कोई वर्किंग पेपर और कोई रिसर्च डेवलप करें, और बिल आखिर सारे तबकात मिल के इसमें लेजिस्लेटर्स जो हैं वो बैठें, और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो अपने गैप्स को देखे कि हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि चीफ़ जस्टिस जो इस वक्त यूँ समझ लें कि अगर आसमान पे खुदा है तो ज़मीन पे सबसे बड़ा ओहदा जो इंसाफ देने वाला है वो चीफ़ जस्टिस का होता है सुप्रीम कोर्ट। तो वो एक कहता है कि ये शराब की बोतल है तो वो शहद की बोतल, और उसका क्या फिर हुआ है। ये सारी बातें कोई राज तो नहीं है ना, सारी ओपन है, पब्लिक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इतने ज़्यादा उसमें फलाज हैं और इतने ज़्यादा उसमें वीकनेसेस हैं और इतना ज़्यादा वो निज़ाम जो है वो यूँ समझ लें कि मौजूदा जो तकाज़े हैं उनसे नबर्दज़मा होने की काबिल, आउटडेटेड कह लें, तो उस पर भी होनी चाहिए बात। इसी तरह से सारे जो मकातबे फ़िक्र है उसमें शामिल हूँ, टीचर्स शामिल हूँ, स्कॉलर्स शामिल हूँ, हमारे उलमा शामिल हूँ, हमारे सोशियोलॉजिस्ट शामिल हूँ, हमारे थिंकर्स शामिल हूँ, तो मौजूदा जो हमारे आईटी का चूँकि दौर है वो लोग शामिल हूँ कि ये किस तरह से जो अगर कोई इसका भी रोल है बनता। वैसे तो ये पॉजिटिव चीज़ है हमें जो मिली है और पूरी दुनिया इसका पॉजिटिव यूज़ कर रही है, नेगेटिविटी है लेकिन बहुत कम है। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर मैं ख़ुद इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि हमारे तालिब इल्मी के दौर में वीसीआर आया था तो उसको दुनिया में ज़्यादातर एक विजुअल एड के तौर पे तदरीसी मावनात में से बहुत मुअस्सर वो बसरी मावनात में शुमार करके लेक्चर रिकॉर्ड करके लाइब्रेरीज़ वीडियोस बनाई गई और दुनिया ने उससे क्या क्या फ़ायदे लिए। और हमने सिवाय उससे वो इंडियन फ़िल्में देखने के या उसमें और कुछ बेहूदगियाँ जो थी वो करने के, वेस्टेज ऑफ टाइम और अपने नौजवानों को गुमराह करने के, कोई ऐसा नहीं हमने उससे फ़ायदा लिया। अब सेम इज़ विद दिस टूल्स ऑफ आईटी। तो इसमें देखें क्या क्या फ़ायदे। ऑनलाइन आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, ये इस कोरोना में आपके सामने आया है इसका फ़ायदा। मीटिंग्स हो रही हैं, ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, आपका थ्रू मेल जो है वो पूरी दुनिया के साथ लाइव कॉल्स हो रही हैं, 1 to 1 लोग बातें कर। ये सारे देखें मेडिकल साइंस में इससे क्या रिलीफ मिले हैं। तो यानी अगर इसके रिलीफ्स को देखें, इसके वो सारे जो हमें फ़वायद मिले हैं उनको देखें, उनके समरात को देखें, एग्रीकल्चर में देखें, एजुकेशन के अंदर देखें, उसको मेडिकल साइंस में देखें, इवन उसको आप अपने जस्टिस सिस्टम में देखें, तो वो जो अदालतें जो थी वीडियो लिंक, वो उनके ज़रिए से केसेस की समाअत और वो फासले सिमट गए। तो यानी ये इसकी पॉजिटिविटी ही है बहुत ज़्यादा और 100%। लेकिन उसमें से नेगेटिव कब होती है? जब मुआशरा उसको टैकल करने में या मिस यूज़ कर लेता है। वो कोई भी चीज़ मिस यूज़ हो सकती है। आप वही छुरी जो है उससे फल काट सकते हैं, सब्ज़ी काट सकते हैं, उससे कोई भी तामीरी काम ले सकते हैं और उसी से आप किसी का पेट भी फाड़ सकते हैं, उसके जिस्म का कोई उज़्व भी काट सकते हैं। तो मतलब अब इसमें वो चीज़ जो है ना उसका कोई कसूर नहीं है। तो मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि ये कोई एक इसकी डायरेक्शन नहीं है, कोई एक इसका मुहर्रक नहीं है। ये मुख्तलिफ़ जो अवामल मिले और मुख्तलिफ़ टाइम और फेजेस मिले और उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारे मुआशरे को कोई चीज़ निगल गई है, हमारी इस मुरव्वत को, हमारे इस वज़ादारी को, हमारी इस पॉजिटिविटी को, तो वो है हमारी मटीरियलिज़म। और जायज़ और नाजायज़ हर तरीके से अपनी दौलत का हसूल और उसके अंदर फिर पुरकशिश जो प्रोटोकॉल मिलते हैं लोगों को, और वो जो एक वर्किंग क्लास है उसकी अहमियत कम हो गई और वो उसमें कह लें कि कुछ लोगों के पास दौलत बाई फेयर और अनफेयर मीन ज़्यादा चली गई। तो ये जब तक दौलत की जो कशिश है और हवस जो है वो एक
उसको दायरे में नहीं लाया जाता। और उसके लिए फिर वही बात है कि ये सोशल प्रेशर डेवलप हो, जो इल विल से या अनफेयर मीन से दौलत इकट्ठी की गई है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता पूरी दुनिया में किसी भी मुआशरे में, तो हमारे यहाँ भी ना समझा जाए। और दूसरा ये कि स्टेट फिर जो है वो वेलफेयर स्टेट की शक्ल इख्तियार करे और हर एक शहरी जो है उसकी एजुकेशन की, उसकी ट्रीटमेंट, उसके जो राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स, उसको इंसाफ की फराहमी, अगर ये सारी चीज़ें स्टेट बाहम प्रोवाइड कर देती है, जो कि ये बेसिक और राइट है हर शहरी का, बीइंग सिटीज़न ऑफ दैट स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इंश्योर भी किया है और इसको गारंटी किया है हर फर्द के लिए, हर शहरी के लिए। उस पर अगर अमल हो जाए तो खुद ब खुद ही दौलत की ये चमक दमक ख़त्म हो जाएगी और दौलत के वो पहाड़ इकट्ठे करने और फिर उसके यानी कि आगे क्या असरात होते हैं और क्या फिर आगे उसके जाके मुआशरती बुराइयों का बायस बनती है, वो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल के तो फिर एक मुआशरा जो है वो तश्कील पाता है। एक मुआशरा जो है वो अपने असल जो उसकी डायरेक्शन है उसकी तरफ अगर हम चल पड़ें, और वो क्या है जी, इल्म का हसूल, आईटी के अंदर अपनी कॉम्पिटेंस या दस्तरस, और वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको डेवलप करना, उनको स्किल करना। और हमारे यहाँ तो अगर कोई ऐसा टैलेंट सामने आ भी जाता है तो वो ब्रेन ड्रेनेज जिसे कह सकते हैं आप, तो वो चला जाता है। यहाँ पे उसकी इनकरेजमेंट ही नहीं होती, उसको यूटिलाइज़ ही नहीं करने का कोई हमारे पास मैकेनिज़्म ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमें दोबारा से स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, दोबारा से मुआशरा जो है उसकी तरतीब करनी पड़ेगी, उसके ऊपर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इसमें हर फर्द जो है वो अपना हिस्सा डालेगा, सिर्फ रियासत से उम्मीद नहीं रखेगा। आप रियासत के साथ बेमुहाबा किस्म की तवक्कुआत रख लेते हैं, सब कुछ रियासत करती है। आपके घर के सामने जो नाली बनाई है हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कोई सड़क बनाई है, वो टूटती रहती है, पानी उस पर चला जाता है, आप ख़ुद उसको तोड़ने में शामिल हो जाते हैं और आप तवक्को क्या करते हैं कि वो स्टेट आएगी या कोई म्यूनसिपैलिटी का इदारा आएगा और वो उसको रिपेयर करेगा या उसको बचाएगा। तो क्या कौमें इस तरह की होती हैं और क्या इस तरह से निज़ाम चलते हैं और मुआशरे तश्कील पाते हैं? ये हमें सिर्फ यक तरफ़ा नहीं करना, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना है एज़ एन इंडिविजुअल। और फिर हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, फिर वो मिल्लत बनेगी, फिर वो नेशन बनेगी और फिर वो पाकिस्तान का जो असल मकसद था तश्कील का और इसके क़याम का, और वो जो इकबाल का और क़ायद आज़म का ख्वाब था, वो पाया तकमील तक पहुंच सकता है। ये वेलफेयर स्टेट हम बना सकते हैं। और ये मुआशरती बुराइयां जो है ये सिर्फ सज़ाओं से इनका तदारक कर लेना आप समझें कि हो जाएगा। अब ये जो लोग इस तरह के क्राइम करते हैं, अब देखें ना कि उनको कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी बैक पे होते हैं, सिस्टम उनको कैसे सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। अब इन्हीं में से एक बंदे का पता चला है कि वो पहले भी ऐसे वाक़यात करके फिर वो जो अब उसका केस चल रहा था, प्रोसीजर में था, तो वो कंपाउंड या सुलह हो गई, इतने प्रेशर डेवलप हुए कि वो सुलह पे मजबूर हो गए मुद्दई पार्टी जो थी। तो इस तरह से फिर वो जब नेक्स्ट टाइम तो उसका तो पता, उसकी तो हॉबी बन जाती है कि करना है, फिर सुलह हो जानी है, हमें कौन रोक सकता है। तो जब तक ये सारी सोच ख़त्म नहीं होगी और ये हमारे लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको नफ़रत का निशाना नहीं बनाएंगे और हर कोई जो है वो उनके ख़िलाफ़ उठ नहीं खड़ा होगा, तो उस वक्त तक ये नासूर जो है मुआशरे से ख़त्म नहीं होगा। बात बड़ी तफसीली हो गई, लेकिन अभी इस पे और ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तफसील की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी इतनी सारी जेतें हैं, इतने सारे पहलू हैं। आज मुआशरा जिस मकाम पे पहुंचा है, तनज़ली के जिस इंतहा पे पहुंच गया है, डिक्लाइन जो है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इससे भी ज़्यादा लंबी बहसों की और इससे भी ज़्यादा लंबी जो हमारी डिबेट्स हैं उनकी ज़रूरत है, तामीरी किस्म की, और फिर उनके सॉल्यूशन आगे निकलेंगे। तो इस दुआ के साथ
कि अल्लाह ताला हमें सही समत में चलने की तौफीक दे और इस मुआशरे को हम इस ज़वाल से निकाल के दोबारा रिफ़तों की तरफ, बुलंदियों की तरफ लेके जा सकें। अल्लाह आप सब का हामी नासर हो।